ठीक है, उसका ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि अभी तक हमने वीडियो के अंदर जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चा ये बेसिकली कीन्स थ्योरी के अंदर आता है, जिसके अंदर ये होता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, आपको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश होता है, जहाँ पर AD = AS होता है, ठीक है। तो जो कीन्स थ्योरी कहती है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट में कब आएगा, जब हमारा मान लीजिए ये आपकी AS की लाइन थी, ये AD था, ठीक है। AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर है फुल एम्प्लॉयमेंट पर अगर यहाँ पर आ रहा है तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा यहाँ पर AD = AS के अंदर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिलता है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, तो हमारा जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला सिनेरियो है वो हमारा सेकंड केस था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं दोज रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, ठीक है, दे आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। तो उस केस के अंदर क्या होता है बेटा, मेरा जो AD होता है वो फुल लेवल से नीचे गिर जाता है। रीज़न बताया था मैंने आपको, क्योंकि लोगों की इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो खर्चा भी कम हो जाता है। तो बेटा जो मेरा नया AD मैंने आपको सिखाया था वो बताया था मैंने, इस तरीके से नीचे आ गया। तो दिस इज़ द AD एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। और बेटा यहाँ पर भी AD और AS इक्वल होते हैं, ठीक है, बट उनका जो लेवल है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द फुल लेवल ऑफ द इनकम, ठीक है। तो इतने से हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है, इनकम Y से डिनोट होती है, तो उतनी इनकम हमारी कम हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो क्लासेस के अंदर बता चुकी हूँ। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। थर्ड केस की, जिसको हम ओवर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है, ओवर एम्प्लॉयमेंट यानी कीन्स ने बोला अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी हमारा इक्विलिब्रियम होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम होता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम होता है। नाउ व्हाट इज ओवर एम्प्लॉयमेंट? ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बेटा, कि हमारे यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 100 लेबर हैं तो हम उनको 105 लेबर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या हमारे यहाँ पर 10 फैक्ट्रीज़ हैं तो हम यहाँ 15 फैक्ट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो कशिश, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अगर हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं, क्या हम ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? कशिश आवाज़ आ रही है? हाँ, तो मैं, अरे 1 मिनट होल्ड करिए, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी है ना, टाइम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, मैं एग्री करती हूँ बेटा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में भी, कोई बात नहीं, मेरा कहने का काम है आपका करने का, ठीक है बेटा। चलिए कशिश, मैं आपसे ये पूछी थी बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास लेबर 100 है और मैं 105 यूज़ कर लूँ? ये मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं 105 यूज़ कर सकती हूँ? नहीं हो सकता बेटा, मेरे पास अगर रिसोर्सेस 100 हैं तो मैं 105 यूज़ नहीं कर सकती। तो बेटा ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो यही कह रहा है कि हम अपने रिसोर्सेस को ओवर एम्प्लॉयड कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब यही है। चलिए, एक्चुअली में ओवर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकता रिसोर्सेज का, जिसकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही तो यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे मैं अगर कहती हूँ कि कशिश मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ सकती है,
मैक्सिमम, मतलब दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ कशिश कि 10 घंटे से ज़्यादा वो पढ़ ही नहीं सकती, चाहे चाहे या ना चाहे, ठीक है। तो ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। क्या फिर मैं कशिश को 11 घंटे पढ़ा सकती हूँ? पढ़ा ही नहीं सकती बेटा, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको आगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ओवर यूटिलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है। अभी हम ये मानकर चलते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को जब ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी उनको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया बेटा, हमारी जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट है वो ओवर यूटिलाइज्ड हो गई, यानी हम लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं। अब हम तो खुद मना कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, बट कोई बात नहीं, अगर हमारा टॉपिक आया है तो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या होती है। तो चलिए जी, ये हमारा एएस था, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एडी है, एडी है एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं अपने यहाँ पर ओवर एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ, यानी लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही हूँ प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो ऑब्वियसली उन लोगों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जब वो ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है। अब ज़्यादा खर्चा होगा तो ऑब्वियसली जो मेरा एडी है बेटा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मेरा ओवर यूटिलाइजेशन का एडी है। ध्यान से देखिए, जब मेरी फुल यूटिलाइजेशन थी तो जो हमारा इक्विलिब्रियम था वो यहाँ आ रहा था, ठीक है, और अब ओवर यूटिलाइजेशन पे इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज़ करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर शिफ्ट हो गई। इट मीन्स क्या हुआ, ओवर एम्प्लॉयमेंट में इनकम इंक्रीज़ होती है, तो हाँ ग्राफ तो यही कह रहा है कि मेरी इनकम इंक्रीज़ होती है। बट बच्चा अब मैं आपको एक्चुअल सिनारियो बता देती हूँ कि ओवर यूटिलाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। यू कैन नॉट यूटिलाइज द रिसोर्सेज आउट ऑफ इज मैक्सिमम कैपेसिटी। अब इसमें होगा क्या बेटा, इसके अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, इस सिचुएशन के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है दीदी इन्फ्लेशन यहाँ कैसे आ गया, तो चलिए देखते हैं बेटा। मैंने आपसे कहा, अब मैं सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल कर दूंगी तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास 100 लेबर है, ठीक है, दिस इज़ माय मैक्सिमम कैपेसिटी। मैं कौन हूँ, इकोनॉमी के अंदर 100 लेबर है और 100 लेबर से ज़्यादा अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन इन लोगों की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है जी, इन लोगों की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर 105 लेबर चाहिए। अब बेटा सप्लाई तो 100 लेबर्स की है, डिमांड 105 की है, तो बताइए बच्चा क्या लेबर के प्राइजेस, जिनको हम क्या बोलते हैं वेजेस, क्या वेजेस बढ़ नहीं जाएंगे? लेबर क्या करेगा, लेबर भाव खाने लगेगा। यही बोलते हैं ना, भाव क्यों खा रहे हैं, तेरी डिमांड ज़्यादा हो गई तो भाव क्यों खा रहा है, राइट। तो इट मीन्स भाव का मतलब क्या है, प्राइजेस। तो जब डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस बढ़ेंगे, यानी वेजेस बढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो लेबर थे वो 1200 रुपये पर डे के हिसाब से काम कर रहे थे। अब क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई तो अब वो आपसे 1500 रुपये डिमांड करने लगेंगे, ठीक है। लेबर यूटिलाइज ज़्यादा नहीं हुआ बट खर्चा ज़्यादा होने लग गया। खर्चा कैसे ज़्यादा होने लग गया बेटा, जो बंदे 1200 रुपये पर डे कमा रहे थे अब वो कितना कमाएंगे, 1500। उनके हाथ में ज़्यादा पैसे जाएंगे, अगर उनके हाथ में ज़्यादा पैसे जाएंगे तो वो खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, और खर्चा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो मेरा एडी है वो ओवर एम्प्लॉयमेंट का ऊपर रहेगा और फुल एम्प्लॉयमेंट का नीचे रहेगा, ये ऊपर और ये नीचे। तो इट मीन्स क्या हुआ कि रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज करने की वजह से, ज़्यादा उनकी डिमांड होने की वजह से उनके प्राइसेस बढ़ गए। प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन प्राइस ड्यू टू हायर डिमांड, ठीक है। और उसी की वजह से हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट का एडी था वो ऊपर जाकर ओवर यूटिलाइजेशन पर आ गया, जिसकी वजह से ध्यान से देखिए मेरा जीडीपी यानी मेरी इनकम तो इंक्रीज़ कर गई, मेरी इनकम
इंक्रीज़ तो कर गई, लेकिन बेटा ये इनकम जो इंक्रीज़ करी है वो एक्चुअली में रिसोर्सेज की वजह से ना होकर प्राइस राइज की वजह से इंक्रीज़ करी है, और इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर महंगाई आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स, अब मैं इसको छोटा सा आपको कनेक्ट करा देती हूँ। हमारी इंडिया की जो जीडीपी है बेटा वो 5 to 6% है, यानी 5 से 6% अगर हमारी इनकम बढ़ती है, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ती है तो ओके है। लेकिन अगर 6% से ज़्यादा बढ़ रही है तो हम क्या मानकर चलते हैं कि हमारे यहाँ पर महंगाई आ गई। इट मीन्स इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन का रोल आ जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों के इंडिविजुअल डाउट्स ले लूँगी। चलिए जी, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को दिख रहा है। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी एडी और एएस इक्वल है, इक्विलिब्रियम है, बट कब? बियॉन्ड द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ उल्टा बन गया था बेटा। ये ए ओ है और ये ए एफ है, ठीक है। ये हमारा फुल लेवल है और ये ओवर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, ये बेसिकली क्या चल रहा है, ये मेरा एडी चल रहा है एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू हायर डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज मेरा एडी ऊपर शिफ्ट हो गया। फुल लेवल का इक्विलिब्रियम यहाँ पर है जिसकी वजह से इनकम है ये, लेकिन ओवर एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम यहाँ आया जिसकी वजह से इनकम हो गई ये, इनकम बढ़ गई, बट दिस इनकम हैज़ इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पढ़ लीजिएगा एक बार, ADO इज इक्वल टू AS, ठीक है, एट पॉइंट G। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, लिखा सही है, बस वो डायग्राम के अंदर गलत लिख दिया था, विच इज़ हायर देन द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वो इस पॉइंट की बात कर रहा है। पॉइंट G सिग्निफाइज द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अकर्स आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, तो ये इसके बाद आपका आ रहा है। डन। अब यहाँ तक तो बहुत नॉर्मल चीज़ थी। अब पढ़ते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लीड्स टू इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल। कहते हैं इसकी वजह से जर्नल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, यानी लोगों का डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन आता है। देखिए, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सिग्निफाइज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान्ड आउटपुट ऑफ लेवल हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा लोग प्लानिंग कर चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया था 100 बंदे थे, बट वो प्लान करके चल रहे हैं कि हम 105 लेबर को यूज़ करेंगे। इन रियलिटी एक्चुअल आउटपुट कैन नॉट बी ग्रेटर देन आउटपुट एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं एक्चुअल, ये तो प्लान्ड की बात थी, बट एक्चुअल में क्या होता है, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से आप ऊपर जा ही नहीं पाते। This will lead to increase in journal price level, that is inflation, but there will be no real increase in output. महंगाई तो हो जाएगी, प्राइस तो बढ़ जाएगा, खर्चा तो बढ़ जाएगा, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन और ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, देख लेते हैं एक बार हमारा क्या क्या रह गया है। वैसे अभी 2-3 चीज़ें रहती हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी रहता है। ठीक है बेटा, अभी थोड़ी सी चीज़ें और रहती है इस चैप्टर में, बट ना मैं आपको फिर भी ना एक बार पूरा ट्रेंड बताना चाह रही हूँ कि अभी तक हमने इस चैप्टर में किया क्या क्या है। तो बेटा सबसे पहले हमने AD और AS की डेफिनेशन करी थी।
हमने फिर उसके बाद एडी और एएस के कंपोनेंट किए थे, आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर हमने इक्विलिब्रियम लेवल किया। इक्विलिब्रियम लेवल बेटा हमने तीनों केसेस के अंदर कर लिया, अंडर, फुल और ओवर, ठीक है। फिर हमने बेटा एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। इनके हमने बेसिकली जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा बेटा दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए कितने दिनों से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बट अभी तक हमारी ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। चलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं और फिर आपका 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10% जो रह जाएगा वो हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज उसको साथ साथ में समझाती हुई चली जाऊंगी, ठीक है। चलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है बेटा? जैसा कि इसका नाम कह रहा है कि इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर देखते हैं, ठीक है, कि हम अपने इन्वेस्टमेंट में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम देख, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर डालूंगी, इकोनॉमी के अंदर डालूंगी तो उससे मेरी कितनी इनकम जनरेट होगी, ठीक है, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट में डालूं जिससे मेरी इनकम जनरेट हो जाए। एक बात बताइए, अभी मोदी जी ने, आप कहोगे हमेशा मोदी जी का एग्जाम्पल ले लेती हैं दीदी, क्योंकि बेटा इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है ना, ये बहुत अच्छा लर्निंग फेज़ है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा लर्निंग फेज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मॉनेटरी मेजर्स, सारे के सारे फिस्कल मेजर्स, सारी की सारी जो इकोनॉमी के अंदर उसको रीग्रोथ करने के लिए, रीएस्टैब्लिश करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, आरबीआई की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, वो सब इस वक्त चल रहा है। तो आप लोग ना पढ़ा करो कि एक्चुअली में क्या है, और आपको जहाँ डाउट हो ना आप मुझसे पूछा करो कि दीदी आज रेपो रेट घटा दिया, किस लिए घटाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए बेटा, अभी मोदी जी ने 2 लाख करोड़ रुपए का 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है ना, कि उन्हें क्या करना है, इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा पैसे डालने हैं। बेटा उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे क्यों डाले हैं पता है? उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर कर एक्स्ट्रा पैसे डाले हैं। क्या रहा है हमारी इकोनॉमी में? हमारी इकोनॉमी के अंदर इस वक्त डिफ्लेशन चल रहा है, आप सबको पता है। डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए मुझे इनकम बढ़ानी है अपने यहाँ की, है ना, इकोनॉमी की इनकम बढ़ानी है। अब बेटा इकोनॉमी की इनकम कैसे बढ़ेगी? या तो लोगों का खर्चा बढ़ जाए। अब बच्चा लोग तो डरे हुए बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। क्या भाई साहब मेरे पास जो पैसा रखा है ना अभी मैं संभाल के रख रही हूँ, कोई खर्चा नहीं कर रही, क्या पता आगे काम आने लग जाए। तो इट मीन्स लोग तो खर्चा नहीं करेंगे। अब खर्चा करेगा कौन? बेटा खर्चा करेगी सरकार, ठीक है। क्यों करेगी? क्योंकि उसे पता है कि जितना पैसा वो इकोनॉमी के अंदर डालेंगे वो मल्टीप्लाई होकर, वर्ड देखिए, मल्टीप्लाई होकर हमारी इकोनॉमी की इनकम को बढ़ा देगा, ठीक है। कैसे? उन्होंने कैसे पढ़ा ये कॉन्सेप्ट? बेटा ये कॉन्सेप्ट सेम वही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है। बेटा मान लीजिए ये हमारी इकोनॉमी है, ठीक है। आपकी इकोनॉमी के अंदर फ्लो चलता रहता है ना, मॉनेटरी फ्लो ऐसे करके चलता रहता है, राइट। आप इस फ्लो को बढ़ा और घटा सकते हैं। कैसे? अगर आपको इस फ्लो को बढ़ाना है तो आप इसके अंदर पैसा डाल दो, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। और अगर आप आपको इस फ्लो को घटाना है तो यहाँ से पैसा निकाल दो, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन, और ये हो गया लीकेज। क्लियर हो गया?
अब होता क्या है बेटा, जब हम पैसा डालते हैं तो जो ये फ्लो है ना, ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है। मल्टीपल टाइम्स का मतलब, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी 300 करोड़ की, ठीक है, तो जो इनकम है ना, जो इनकम बढ़ेगी, जिसको हम इंक्रीज इन इनकम बोलेंगे, वो 300 करोड़ से हमेशा ज़्यादा होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। और ये कॉन्सेप्ट कौन बताता है? ये कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। देखिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता क्या है? मल्टीप्लायर कहता है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये 300 करोड़ रुपए इकोनॉमी के अंदर डाल दिए, ठीक है, कैसे डालोगे? ऑब्वियसली खर्चा करोगे, ठीक है जी, ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। ये खर्चा ऑब्वियसली किसी के हाथ में जाकर इनकम बनेगी, तो इनकम कितने से बढ़ गई? आपने 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 300 करोड़ का ही आपको इनकम बन गई एक साथ, ठीक है। अब ये जो जिस बंदे के हाथ में इनकम गई है वो दोबारा खर्चा करेगा, फिर ये इनकम दोबारा किसी और के हाथ में दोबारा इनकम बनेगी, फिर ये इनकम दोबारा किसी और के हाथ में इनकम बनेगी, फिर दोबारा इनकम बनेगी, और ऐसे करते करते ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपने 300 करोड़ रुपए खर्च किए, ठीक है, 300 करोड़ के अंदर से जिस बंदे के पास ये पैसे गए उसमें से उसने 50 करोड़ अपने यहाँ पर सेव कर लिए, ठीक है जी। तो आगे जो वो खर्चा कर रहा है वो कितना कर रहा है? सिर्फ 250 करोड़। तो जो इनकम बनी 300 प्लस 250 कितनी बनी? 550। फिर ये 50 करोड़ फिर दोबारा इसने रख दिया, तो आगे कितनी गई? 200 करोड़। तो क्या हुआ? इनकम बढ़ तो रही है बट उसकी स्पीड कम है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई 50-50 करोड़ रुपए निकालता जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर कितनी सेविंग हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है कि आपका फ्लो कितना बनेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिर्फ आपको ये बताता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करने पर कितना इनकम आप जनरेट करते हो ड्यू टू दिस फ्लो, ठीक है। तो इसमें जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना कम फ्लो हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा खर्चा होगा उतना ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि इकोनॉमी के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो 80 करोड़ रुपए किया, और उससे जो इनकम जनरेट हुई वो 240 करोड़ रुपए हुई। तो बताइए मल्टीप्लायर कितना आया? मल्टीप्लायर आया चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज चेंज इन इनकम? 240। व्हाट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट? 80। तो बेटा मल्टीप्लायर कितना आया? दैट इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा करोगे, एक्स्ट्रा की बात कर रही हूँ, एड ऑन की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसका 3 गुना इनकम जनरेट हो जाएगी। अगर आप 100 करोड़ डाल रहे हो तो इनकम 300 करोड़ जनरेट होगी, अगर आप 400 करोड़ डाल रहे हो तो इनकम 1200 करोड़ रुपए जनरेट होगी। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है आपको, ठीक है। तो दिस इज सेम एज मनी क्रिएशन बाय दी जो हमने कमर्शियल बैंक किया था। देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग देखिए, आप लोगों को दिख रही है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। मान लीजिए 100 रुपये इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, उसमें से 10 रुपये तो अपने पास रख लिए और 90 आगे दोबारा खर्चा कर दिए। तो बेटा आपकी इनकम कितनी बनी? जब इन्वेस्ट किए होंगे तो 100 रुपये तो किसी की इनकम बनी होगी, 90 और बन गई, फिर 10 रुपये और निकाल दिए, 80 रुपये खर्च कर दिए, तो ये भी किसी और की इनकम बन गई, 80 हो गई, फिर 10 रुपये और निकाल दिए, 70। ऐसे करते 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 बेटा ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? जब तक ये सारे के सारे रुपए मिलकर
100 ना हो जाए, यानी हर बंदा अपने पास इन 100 रुपये को रख ले। ठीक है, हर बंदा कैसे, 10 इसने रखे, 10 इसने रखे, 10 इसने रखे, यानी फ्लो के अंदर वो पैसा ख़त्म हो जाए। और ये कब तक चलेगा बेटा, जब तक आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उतने टाइम्स इनकम ना हो जाए। ठीक है, तो दिस वाज द वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गई बताना बेटा, इसका ना दूसरा फॉर्मूला, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसके दो फॉर्मूले और होते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले और होते हैं। पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है, अच्छा एक चीज़ और, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम K से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम K लिखते हैं, K का मतलब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला है इसका 1 अपॉन में 1 माइनस MPC को बेटा हम क्या बोलते हैं, MPS बोलते हैं ना। तो ये तीनों फॉर्मूले उसके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, 1 माइनस MPC और 1 अपॉन में MPS। जल्दी से नोट डाउन करके इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट दे रही हूँ आपको, फिर हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आप लोग इतने लर्न कर लीजिए, मैं अपना क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके ना, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चंस करके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, मैं 1 मिनट इसको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ जी, देखिए दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको। क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। इन एन इकोनॉमी एवरी इंक्रीज इन इनकम 70% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। देखिए ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एवरी इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम का मतलब डेल्टा वाई। बिना अच्छे से पढ़े डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है बेटा, एवरी इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, 70% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यानी जितनी हम इनकम डालते हैं उसका 70% खर्च हो जाता है। तो ये डेल्टा सी की बात कर रहा है। तो इट मीन्स बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये MPC की बात कर रहा है। 70% कंजम्पशन, 100 रुपये की अगर इनकम है तो, और ये इंक्रीज की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली MPC की बात कर रहा है। इंक्रीज का मतलब एडिशन होता है। तो देखिए ध्यान से, मेरा MPC आ गया 0.7। आगे देखिए, सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। कहता है एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है 300 करोड़ की, अच्छी बात है। कैलकुलेट चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई निकालना है बेटा। अब लगेगा यहाँ पर थोड़ा दिमाग, आपके पास डेल्टा आई है, डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई के लिए आपका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में 300। अगर मेरे पास K है तो डेल्टा वाई निकल जाएगा, लेकिन बेटा मेरे पास तो K ही नहीं है।
अब के का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बेटा एक फॉर्मूला है MPC से रिलेटेड, एक फॉर्मूला है MPS से रिलेटेड। तो मेरे पास क्या दे रखा है, MPC दे रखा है, तो मैं MPC वाला फॉर्मूला यूज़ कर दूँगी। तो 1/1 माइनस 0.7 विच इक्वल टू 1/में 0.3। तो बेटा कितना आया आपका, यहाँ पर 0.3 आ गया ना। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक काम करें, इसको ना अभी ऐसे ही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम 3.33 टाइम्स लिख देते हैं। क्लियर हो गया? अब के आ गया आपका, ठीक है। अब इस वाले में पुट कर दें, जी बिल्कुल कर देते हैं। तो 3.33 इज इक्वल टू डेल्टा वाई हमें निकालना है अपॉन में 300। बच्चा इनटू कर देंगे तो डेल्टा वाई जो आ जाएगा दैट इज़ 999.99। दिस इज़ ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, एक्चुअल में ये क्या है 1000 करोड़। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटा 1000 करोड़ आ गया। दोबारा एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर के यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले यूज़ करे, एक तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई वाला और दूसरा 1/1 माइनस MPC वाला। डेल्टा 1/1 माइनस MPC से मैंने के की वैल्यू निकाली और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दी, तो इससे मेरा डेल्टा वाई आ गया। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्या कहता है, भाई साहब चेंज इन सेविंग बता दीजिए। चेंज इन सेविंग का मतलब डेल्टा एस बता दीजिए। तो बच्चा यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला हैं डेल्टा एस निकालने के लिए, देख लेते हैं। एक तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। आपको पता है ना ये कि जितनी आपकी इनकम होगी उसमें से या तो आप सेव करोगे या फिर खर्च करोगे। डेल्टा वाई आपका भी आया था 1000, डेल्टा सी था आपका 700 प्लस डेल्टा एस, तो 300 करोड़ इज माई डेल्टा एस। आप कहोगे दीदी ये कहाँ से आया, ये तो पता ही नहीं चला। बेटा ये MPC से आया ना, कि जो मेरा 100 रुपये का 1000 रुपये का इनकम है तो 0.7 यानी 700 रुपये मैं खर्च कर रही हूँ। तो खर्च कर रही हूँ तो सेविंग कितनी करूँगी, ऑब्वियसली सेविंग करूँगी 300 करोड़ की।